नमस्कार, मैं हूं सुधाकर मरोड़कर फ्रॉम मुंबई, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर लाजपत राय मेरा न्यूरोथेरेपी एडवांस क्लासेस एडवांस डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत आपको ये क्लासेस चालू है, ये लेक्चर मिल रहे हैं। ये प्रस्तुत करता है न्यूरोथेरेपी वेलनेस फॉर एवर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुंबई। यह भक्ति सुधाकर आरोलकर एजुकेशन सोसाइटी मुंबई द्वारा संचालित किया जा रहा है एडवांस कोर्स, जो डॉक्टर लाजपत राय मेरा न्यूरोथेरेपी डिप्लोमा एडवांस कोर्स है। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो रही है। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं, तो पहले हम जीआई ट्रैक्ट के बारे में सोचेंगे और जीआई ट्रैक्ट के बारे में बोलेंगे। तो जीआई ट्रैक्ट का मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट किसे कहा गया है? तो ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा ट्रैक है, यानी कि उसको पूरी की पूरा उसको जीआई कैनल भी बोल सकते हैं। उसके अंतर्गत हम पहले देखेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आने वाली कुछ चीज़ें, तो इसके बारे में हम ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि अभी देखेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो सबसे बड़ा प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स क्या है। अभी इसमें देखेंगे ये डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट आते हैं। एक तो प्राइमरी ऑर्गन जो पार्ट प्ले करते हैं, रोल करते हैं, एक्चुअल में पार्ट प्ले करते हैं, और एक जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं जो उस ट्रैक में नहीं है मगर बाहर से, एग्जाम्पल गॉल ब्लेडर, लीवर, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बना के हमें प्रोड्यूस करते हैं, एग्जाम्पल बाइल। तो अभी हम आगे चलते हैं और डॉक्टर लाजपत राय मेरा न्यूरोथेरेपी के लिए जो एसेंशियल फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह होता है, तो ये ध्यान दीजिए। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या है? तो पहला है माउथ के बाद में यहाँ आएगा फेरिंग्स के बाद है इसोफेगस के बाद है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब माउथ हमें किसको कहा गया? तो माउथ में कौन से पार्ट आते हैं? अपर लिप, लोअर लिप, टीथ, टंग। ये जो दिख रहा है अंदर उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। उसके पीछे जो है वह सॉफ्ट पैलेट। बाद में एक लटकता हुआ दिख रहा है, उसको कहेंगे आपका यूएला। और टंग के अंदर छोटे छोटे बड्स है, उसको बोलते हैं टेस्ट बड्स। तो फिर उसके पीछे जाएंगे तो आता है फेरिंग्स के बाद आपका इसोफेगस होगा। इसोफेगस के बाद जो आएगा वो स्टमक आएगा। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 पार्ट आती है, जिसको पहला पार्ट आता है ड्यूोडेनम, दूसरा पार्ट आता है जेजुनम, तीसरा पार्ट आता है इलियम। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन में जो नीचे से ऊपर की ओर गया हुआ है, राइट साइड के नीचे से ऊपर की ओर आया है, उसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन। अच्छा, असेंडिंग कोलन जैसा जहाँ शुरू होता है वहाँ के, और जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच होती है उसे कहते हैं सिक्कम। उस सिक्कम के नीचे एंड में एक ऐसी छोटी सी प्रोसेस है, अवयव है, ऑर्गन है, उसको कहते हैं अपेंडिक्स। और ये जो ऊपर जाने वाला है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत,
उसको बोलते हैं असेंडिंग। असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर जाने वाला। साइड में आई हुए राइट टू लेफ्ट तक, उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसफर कोलन। और जो नीचे की ओर गया है लेफ्ट साइड को, उसे बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन के एंडिंग के पार्ट में है सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन एक थोड़ा सा स्टोरेज है जहाँ पे स्टूल स्टोर होता है। उसके बाद में है रेक्टम, जहाँ से एक्चुअल में एक बार स्टूल बाहर निकल गया तो निकल गया, तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे, तो वो है रेक्टम। और रेक्टम के बाद में उसको बोलते हैं हम एनल, यानी कि एंड पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक। ये एलिमेंट्री कैनल जो है, कैनल का मतलब एक होलो प्लेस है। अब इस होलो प्लेस को हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो उसमें अभी इसमें हम ये देखेंगे तो किस तरह से ये पार्ट प्ले करता है। तो एसेसरी में हम देखेंगे टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब पूरा का पूरा है पार्ट ऑफ द पेनक्रिया, यानी कि पेनक्रिया में दो पार्ट आते हैं, एक एंडोक्राइन पार्ट और एक एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन के अंतर्गत जो पार्ट आता है वो डाइजेस्टिव में हेल्प करता है, तो वो है एसिनार पार्ट। और जो एंडोक्राइन के पार्ट आता है उसको बोलता है आइसलेट ऑफ लैंगरेंस, वो एंडोक्राइन पार्ट होता है। आगे चलेंगे तो लीवर और गॉल ब्लेडर। लीवर और गॉल ब्लेडर मिलके हमारे लिए बाइल उत्पन्न करते हैं और बाइल छोड़ते हैं, जो हमने फैट खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अभी हम आगे चलते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे तो ये जो आपको देख रहा है, अब मान लो कि ये सर्कल है, मानो हमने पकड़ लिया, ये देख रहा है इस तरह का, तो ये ऊपर की लेयर है, एक दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर, और ये जो होलो प्लेस है एक सुदर्शन चक्र की तरह यहाँ आपको दिखाई दिया। अब मैं आप पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। उस पिक्चर में आप देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपको दिख रहा है, ये होलोप्लास्ट, और ये सुदर्शन चक्र की तरह इसके दांते दिख रहे हैं। मगर एक्चुअली ये जो पार्ट है ये खाली है, होलो है। इसी में आपने खाया हुआ निवाला या उसको बोलस कहते हैं, वो आएगा, जो हम मुंह के द्वारा इंजेक्शन करेंगे, इनटेक करेंगे चबा चबा कर, और वो जीआई ट्रैक्ट में आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में। जीआई ट्रैक्ट मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहा जाता है। गैस्ट्रो का मतलब पेट। तो ये आपको दिख रहा है, ये होलो प्लेस है, यहाँ से आपका फूड ट्रैवल करेगा, जो खाया पिया है वो यहाँ से ट्रैवल करेगा। अब उसके बाद में ये जो डार्क ब्राउन कलर की जो आ रही है, देखो मेरा कर्सर घूम रहा है, इसको बोलते हैं म्यूकोसा लेयर। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा लेयर। अब देखिए ये कितने लेयरों से, जो एक पाइप है जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप, पूरा का पूरा इसोफेगस, उसके बाद में जो आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एक कैनल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैनल, यानी कि एक कैनल की तरह है, अंदर से होलो प्लेस है, क्योंकि यहाँ से हर जगह प्रोसीजर करते करते जाएगा। मगर बीच बीच में फिंटर है। फिंटर इस तरह से बंद होते हैं और इस तरह से खुलते हैं। फिंटर देखो इस तरह से बंद हुआ है और इस तरह से खुलेगा, इसको बोलते हैं फिंटर। और जो वॉल वो इस तरह से खोलेंगे, इस तरह से। तो ये समझिए इसमें फिंटर लगे हैं हर पार्ट के शुरुआत में और हर ऑर्गन के एंड में, यानी कि ऑर्गन के शुरुआत में और उस ऑर्गन के एंड में। जैसे स्टमक की शुरुआत में कार्डियक फिंटर लगा है और स्टमक के एंड में पाइलोरिक फिंटर लगा है। पाइलोरिक फिंटर स्टमक के एंड में, उसी तरह डिओडेनम के शुरुआत में है। समझ में आया? इसी तरह आगे हम आगे चलेंगे। अभी हम पहले उस पर की जो लेयर है इसके बारे में सोचेंगे। आप देखिए जो अंदर का ये जो म्यूकोसा है, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, ये जो म्यूकोसा है ये दिख रहा है आपको, हाँ, इसको बोलते हैं म्यूकोसा लेयर। अब ये यहाँ पर एक ही दिखाया गया है म्यूकोसा,
मगर इसमें भी 3 लेयरें हैं। अब उसके बारे में हम विस्तार से ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखो, म्यूकोसा हैज 3 लेयर ऑफ द स्ट्रक्चर। इस म्यूकोसा में 3 लेयर है और 3 लेयर से बना हुआ ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में पहला जो लाइनिंग है एकदम अंदर वाली, देखो एक लाइनिंग है एपिथेलियल लाइनिंग। एपिथेलियल लाइनिंग मतलब ये अंदर से बना हुआ म्यूकोसा मेम्ब्रेन या म्यूकोसा लेयर। ये जो म्यूकोसा लेयर है, म्यूकोसा इनर कवरिंग है या इनर लेयर है, ये लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा, ऐसे 3 लेयर से बना हुआ है। 3 लेयर से बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। पकड़ लो, पकड़ लो 1 लेयर, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों लेयर एक दूसरे से ऐसे करके ये 3 लेयर से बना हुआ है। आपको समझ में अगर मैं एक लेयर निकालूं तो ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, और ये अंदर की ऊपर और ये ऊपर। तो अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो एकदम म्यूकोसा में 3 लेयर है तो उसमें एपिथेलियल लाइनिंग बोलते हैं। एपिथेलियल लाइनिंग क्या है? इधर ये डिफरेंट पार्ट जीआई ट्रैक है, ये पूरा का पूरा जीआई ट्रैक में फैला हुआ है, ये पूरी की पूरी जीआई ट्रैक में। तो ये किस तरह से और इसका फंक्शन क्या है? तो ये है एपिथेलियल लाइनिंग। देखिए, एपिथेलियल लाइनिंग इज इन कांटेक्ट विद द कंटेंट्स ऑफ जीआई ट्रैक, द टाइप्स ऑफ सेल in the layer various in different part of the GI tract. The inner surface of the mouth, ध्यान दीजिएगा, inner surface of the mouth, tongue, inner surface of the pharynx and esophagus have stratified squamous epithelial cells. क्या है? stratified squamous epithelial cells. तो ये इस जीआई ट्रैक में, देखो मैंने कहा यहाँ से ये शुरू हुआ है, ये यहाँ से शुरू होके एनस तक है, मगर जहाँ तक ये शुरू होता है इनर सरफेस, माउथ, टंग और फेरिस एंड इसोफेगस तक, ये किस चीज से बना है? स्क्यूमस एपिथेलियल सेल। और म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द अदर पार्ट सच एज स्टमक। अब दूसरा पार्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, देखो म्यूकस मेम्ब्रेन पूरी की पूरी अंदर की लेयर है, आपको समझ में आ रहा है? अंदर की लेयर है पूरी की पूरी, और ये जो लेयर है ये एपिथेलियल सेल से बनी हुई है, मगर इसमें भी एपिथेलियल अलग अलग सेल से बनी हुई है। तो यहाँ पर कौन से है? एपिथेलियल स्क्यूमस सेल्स है, से ये टिश्यू बना हुआ है म्यूकस मेम्ब्रेन। ये 2 मिलीमीटर्स की थिक होती है। यही मेम्ब्रेन है जो हमारी फूड को स्लीप होने में हेल्प करती है। आगे चलते हैं तो स्टमक, यानी कि जिसे हम पेट कहते हैं, पेट मतलब एब्डोमेन कैविटी पूरी की पूरी नहीं, स्टमक यानी कि पेट। जो पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें क्या है? कॉलमनर एपिथेलियल सेल। देखो अभी ध्यान देना, क्यूमस एपिथेलियल और ये कौन सी है? तो स्ट्रेटिफाई। स्ट्रेटिफाई का मतलब लाइनिंग, एक के ऊपर एक लाइनिंग है, सिंगल लेयर नहीं, लाइनिंग है। नॉन स्ट्रेटिफाइड सिंगल, जो रेशे की एक साइड से जैसे क्रीज टाइप पे है, और ये कहाँ पे है? माउथ पे है। उसके अंदर क्या है? माउथ के अंदर टंग है। ये सारा वो लेयर किसकी है? जो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल सेल की है। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो लाइनिंग ऑफ द अदर पार्ट है वो क्या है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये किस एपिथेलियल सेल से बनी है? तो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स।
जैसे लंबे होते हैं, ये ऐसे कॉलमनर होते हैं, एक के ऊपर एक होते हैं, ये नीचे थोड़ी कॉलमनर अलग हुई और ऊपर ऐसी कॉलमनर आ जाती है। इन दोनों को भी बेसमेंट लेयर होती है, इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। आगे चलोगे आप तो सेकंड लेयर, मानो हमने कहा कि 3 लेयरें हैं, किसमें? एक म्यूकोसा में, जिसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो म्यूकोसा लेयर है, ये म्यूकोसा में 3 लेयर है, उसकी एकदम से अंदर जो प्रत्यक्ष रूप से अपने खाए हुए निवाला आप खाते हो या जो बोलस, उसको उसके पार्ट को टच करेगी या उसके संपर्क में आएगी, ऐसी लेयर एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, जो माउथ, फेरिंग्स और इसोफेगस तक ये स्टेडिफाई एपिथेलियल सेल से बनी है, जो स्क्यूमस एपिथेलियल है, स्टेडिफाई क्यूमस एपिथेलियल है। और जो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन जो बनी है, वो बनी है कॉलमनर एपिथेलियल सेल से। अब इसके ऊपर जो दूसरी अंदर, अभी अंदर का होलो प्लेस है, इसके ऊपर ये दूसरी लेयर है, तो दूसरी लेयर मानो हम म्यूकोसा लेयर को देख रहे हैं, पर उसमें 3 लेयर है, तो हमने अंदर की लेयर को देखा। इसोफेगस तक अलग सेल्स है और स्टमक से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक कॉलमनर सेल है, दो स्ट्रैटिफाइड क्यूमस एपिथेलियल और दूसरा है कॉलमनर एपिथेलियल सेल, जो स्टमक के बाद है। अब इसी लेयर में आपने ये देखना है कि लैमिना प्रोप्रिया इज अ फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। मैंने हमेशा आपको सिखाया है, कनेक्टिव टिश्यू का काम है एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के बीच में बाउंडर बन के रहना, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करना। अब यहाँ पर जो लैमिना प्रोप्रिया है, फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू विच कंटेन फाइब्रोब्लास्ट सेल। देखो ये फिब्रोब्लास्ट उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। जो फिब्रोब्लास्ट सेल है, यही कोलेजन बनाने में काम करते हैं। कोलेजन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। कहीं भी वेयर एंड टेयर रिपेयर करना है कोई टिश्यू को, सेल को नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? नॉट अ सेल, किसी टिश्यू को रिपेयर करने के लिए जो उसका मेन मैट्रिक्स पार्ट है, और कोलेजन उसमें पार्ट, कोलेजन नंबर 1, कोलेजन नंबर 2 ये पार्ट प्ले करते हैं। तो ये किससे बना है? इसमें कंटेंट क्या है? तो फिब्रोब्लास्ट सेल, और ये फिब्रोब्लास्ट सेल कोलेजन भी बनाते हैं। मैक्रोफेजस, ये मैक्रोफेजस क्या है? तो जब हम खाना खाते हैं, इस खाने में ध्यान दीजिएगा, इस खाने में जब आपके फूड के साथ मानो कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, फंगस आ गया, तो इनको मारने के लिए मैक्रोफेजस, ये बड़ी साइज की सेल होते हैं, ये इनको इंगल्फ कर लेते हैं, या तो इनको ख़त्म करने के लिए आगे लिम्फोसाइट भी है, और लिम्फोसाइट इसको ख़त्म कर देते हैं, इंगल्फ करते हैं। उसके साथ साथ इसिनोफिल भी है। इओसिनोफिल भी होने के कारण ये फिब्रोब्लास्ट जो है, जो टिश्यू रिपेयर के लिए, वेयर एंड टेयर के लिए काम करेगा, मगर फिब्रोब्लास्ट न्यू जनरेशन बनाने के लिए काम करेगा। तो मैक्रोफेजस, लिम्फोसाइट एंड इओसिनोफिल्स, ये तीनों इओसिनोफिल्स एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में काम करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन में काम करते हैं। जब कोई फूड का, किसी व्यक्ति को एलर्जी है, दूध से एलर्जी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, पोलन एलर्जी है, जैसे सुगंध से, फूलों के पू केसर से, डस्ट एलर्जी है, तो इसमें ये काम करते हैं। मैक्रोफेजस, लिम्फोसाइट, जो बैक्टीरिया आया, वायरस आया, फंगस आया, कोई पैथोजेंस आए, फॉरेन बॉडीज आई, उसको मार के ख़त्म करने का काम करते हैं। तो ये काम हमारे म्यूकोसा लेयर में, ध्यान दीजिएगा, हम तो अभी अंदर की एक ही लेयर देख रहे हैं जो म्यूकोसा कहा जाता है, और म्यूकोसा में ये दूसरी लेयर है, उसका नाम है लैमिना प्रोप्रिया। पहले एपिथेलियल लेयर, अब ये पूरा है। फिर तीसरा है मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा में क्या फंक्शन है या क्या काम करते हैं, तो अब ये थोड़ा सा हम देखते हैं। तो ये है
muscularis mucosa layer contain of thin layer of smooth muscle fiber। अभी याद रखिएगा, स्मूथ मसल फाइबर का मतलब क्या है। स्मूथ मसल फाइबर हमारे वॉलेंटरी मसल्स के बराबर नहीं काम करते। स्मूथ मसल फाइबर थोड़े स्लो काम करते हैं। जितने हमारे वॉलेंटरी मसल्स काम करते हैं, जिसको बोलते हैं हम स्केलेटल मसल्स, जो हमारा हाथ पाँव हिलना, शरीर का हिलना, ये, मगर इंटरनल पार्ट में ध्यान दीजिएगा, इंटरनल पार्ट में हमारी जो मसल्स है वो 3 टाइप की है। एक तो कार्डियक मसल जो हार्ट में है, स्मूथ मसल जो विसरा में है, विसरा मतलब आपके एब्डोमेन कैविटी, थोरेसिक कैविटी में जो ऑर्गन काम करे तो उस ऑर्गन के अंदर के लेयर में वो है। तो जैसे अभी बताया मैंने, तो ये जो तो सेकेंड लेयर है, पहली फर्स्ट लेयर में हमने तीन लेयर में पहला जो म्यूकोसा लेयर है उसमें थर्ड लेयर क्या है, मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो ये मस्कुलरिस म्यूकोसा क्या है, तो स्मूथ लेयर्स के फाइबर से बनी हुई है फूड। इट इज एब्सेंट, अभी ये कहाँ पर नहीं है इस ट्रैक में, माउथ एंड फेरिंग्स। इट इज प्रेजेंट फ्रॉम इसोफेगस ऑनवर्ड, क्योंकि यहाँ पर स्मूथ मसल का कोई काम नहीं है। स्मूथ मसल एक पार्ट प्ले करती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। ध्यान दीजिए, जैसे हार्ट का हार्ट बीट होता है, पंप करता है, वैसे एक स्मूथ मसल्स या जीआई ट्रैक में एक लहर चलती है, या उसको प्लक्सेस बोलते हैं, ये प्लक्सेस चलते हैं। तो इसके लिए ये काम करता है स्मूथ मसल्स, और ये स्मूथ मसल्स एसिटाइल कोलाइन द्वारा ऑपरेट किया जाता है, वो आगे हम सिखाएंगे। तो इसका जो है वो एल्बेच प्लक्सेस है अंदर, उसके द्वारा वो किया जाता है। तो ये काम करते हैं पेरिस्टाल्सिस का। फूड को ऐसे दबाना तो फूड आगे चला गया, फिर इधर दबाना तो आगे चला गया, फिर इधर दबाना, ये खुला आगे चला गया। तो ये स्मूथ मसल का काम है, पेरिस्टाल्सिस करना, फूड को आगे धक्का देना। अब देखिए, मैं बैठ के खा रहा हूँ तो आसान होगा नीचे जाना, मगर मैं लेटा हूँ और खा रहा हूँ तो आसान नहीं होगा, मगर ये काम करती है। एक लहर चलती है फेरिंग्स टू, देखो फेरिंग्स टू यानी इसोफेगस टू आपके एनस तक, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। उस लेयर का काम है, ये एक लेयर 20 सेकंड की होती है। मानो ये इसोफेगस से शुरू हुई, एनस तक जाएगी। अच्छा, जैसे ही हम न्यूवाला खाते हैं या बोला खाते हैं, वो बोलस हमारे इसोफेगस में इंटर करने के बाद उसको ध्यान दीजिएगा, उसको स्टमक तक पहुंचाने का काम ये मसल करती है, और ये 8 सेकंड के अंदर अंदर उसको वहां ले जाती है। आपको समझ में आया? मगर ये अब ये जो मस्कुलरिस म्यूकोसा है यानी कि थर्ड लेयर है, ये कहाँ पर नहीं है, ये नहीं है आपके माउथ और फेरिंग्स में। और ये कहाँ से शुरू होती है, तो जैसे फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, जिसको फूड पाइप कहते हैं, अन्न नलिका कहते हैं, वहाँ से शुरू हो जाता है। अब हम उसमें का दूसरा लेयर देखेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें आपका ये दूसरा लेयर है, ये एक हो गया म्यूकोसा। अब हम देख रहे हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा ये दूसरी लेयर है आपके जे ट्रैक का। अंदर से हम लेयरें देख रहे हैं, बाहर से नहीं है। हाँ, दूसरी लेयर है तो उसको बोलते हैं सब म्यूकोस लेयर। सब म्यूकोस लेयर is also present in all part of the GI tract except the mouth and pharynx। अब ये भी इसोफेगस से लेके सारे पार्ट में मिलेगी, पर माउथ में ये दूसरी लेयर जो है सब म्यूकोसा ये नहीं होती, और फेरिंग्स में नहीं होती। अब ये क्या है, इट कंटेन लूज कोलेजन फाइबर। मैंने कहा इधर क्या है, कोलेजन फाइबर है, तो ये लूज है। और दूसरा क्या है, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर एंड फ्यू सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब इस लेयर में क्या है, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल एंड नर्व प्लक्सेस आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। अब याद रखिएगा, जो अंदर की पहली लेयर थी म्यूकोसा, उसमें 3 लेयरें थे,
मगर वहाँ कहीं भी ब्लड सप्लाई नहीं है, नो एंडिंग यानी कि नो सप्लाई नहीं है। पर इस लेयर को जो सेकेंड है सब म्यूकोसा में ये है। और सब म्यूकोसा किस चीज से बनी है, तो ये क्या कंटेन करती है, तो लूज कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स और कुछ कनेक्टिव टिश्यू के सेल। ब्लड वेसल भी यहीं पे आके खत्म होती है, लिम्फेटिक वेसल भी यहाँ पे आके खत्म होती है, और नर्व प्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। यानी कि तीनों के तीनों ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व प्लेक्सेस यानी कि नर्व एंडिंग यहाँ पर होता है सब म्यूकोसा सेकेंड वाली लेयर में। तो मस्कुलर लेयर में क्या है, अब उसके आगे हम देख रही है तीसरी लेयर जिसे हम कहते हैं मस्कुलर लेयर। अच्छा, उस मस्कुलर लेयर को देखने के लिए अब ये ध्यान रखिएगा, तीसरा जो है उसको आप सर्कुलर में वहाँ लिखा है सर्कुलर मसल्स, ठीक है, और क्या लिखा है लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। अच्छा, मगर जहाँ पर म्यूकोस लेयर है और वो एंड होने के बाद सब म्यूकोसा लेयर जहाँ एंड होती है वहाँ पर ऑर्बेज प्लेक्सेस होते हैं। ऑर्बेज प्लेक्सेस यही कार्य करते हैं एसिटाइल कोलाइन के लिए मैसेज देना और मैसेज लाना। समझ में आया? ये आगे हम सिखाएंगे, अब ये तो याद रखिएगा। इस लेयर में अब मस्कुलर लेयर है तीसरी वाली, तो मस्कुलर लेयर इन लिप्स, देखो मसल की लेयर कहाँ पर है, लिप्स, चीक में भी है एंड वॉल ऑफ फेरिंग्स में भी है, कंटेन स्केलेटल मसल फाइबर। पर अभी यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्केलेटल मसल फाइबर है। क्यों है? क्योंकि स्केलेटल मसल आपके वॉलेंट्री है, आप इच्छा से कार्य कर सकते हैं। जैसे कि मैं मेरी इच्छा से बोल रहा हूँ, मेरी इच्छा से चू करूँगा, फूड को चबाऊंगा, मैस्टिकेशन करूँगा, उसको बारीक टुकड़े करूँगा मुंह में, तो मेरी इच्छा से होगा। इच्छा से होगा यानी कि वॉलेंट्री होगा। तो वॉलेंट्री कार्य करने के लिए हमारे शरीर में वॉलेंट्री मसल्स है जिसे स्केलेटल मसल कहा जाता है। तो यहाँ पर ये स्केलेटल मसल है, तो वो कहाँ पर है, आपके माउथ में है, फेरिंग्स माउथ में है, चिक में है, वॉल ऑफ फेरिंग्स में है। क्यों है? तो जब तक फेरिंग्स से निवाला, देखो अभी डकार निकाली, वैसे पानी का निवाला हमने नीचे ढकेल दिया, खाया हुआ निवाला हमने नीचे ढकेल दिया, तो हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल कहाँ तक है, फेरिंग्स तक है। एक बार फेरिंग्स क्रॉस किया और जैसे ही निवाला नीचे आ गया, अब क्या होगा, जैसे निवाला नीचे आ गया तो आपका इसोफेगस शुरू हो गया। जैसे इसोफेगस शुरू हो गया आपका वॉलेंट्री कंट्रोल खत्म हो चुका है। अब इनवॉलेंट्री मसल्स यानी कि आपके स्मूथ मसल्स का कंट्रोल शुरू हुआ, जिस पे ब्रेन कंट्रोल करता है और ब्रेन एसिटाइल कोलाइन नाम का केमिकल छोड़ता है, हार्मोन छोड़ता है नॉरएपिनेफ्रिन, जो यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड मोटर नर्वस सिस्टम यहाँ पे कार्य करती है। आगे चलते हैं, वॉल ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अब ये देखिए मस्कुलर, अब यहाँ पर क्या है, माउथ में फेरिंग्स तक कौन सा मसल है, वॉलेंट्री यानी कि स्केलेटल मसल है। अभी आगे जाएंगे तो उसके फाइबर है, और द इसोफेगस हैज बोथ, इसोफेगस में तो स्केलेटल एंड स्मूथ मसल फाइबर है, और दूसरी है वॉल ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन इज फाउंड बाय स्मूथ मसल्स। अब आपके इसोफेगस में भी कुछ अंश तक स्केलेटल मसल है। कभी कभी आपका निवाला ही अटकता है, अटकने के बाद आप ऐसे ऐसे करते हैं, और जैसे किसी ने कुछ खाया सूखा अटका है तो हम पानी पी के कोशिश करते हैं। समझो कोई नॉन वेजिटेरियन है, थोड़ा सा कांटा अटका है ना, तो
मसल्स का स्केलेटल छोटा सा अटका है, तो हम केला या सूखा राइस का ऐसा टुकड़ा निगलने की कोशिश करते हैं, तो वो वॉलेंट्री मसल्स वहाँ पे कार्य करते हैं कि निवाला को 8 सेकंड के अंदर या उधर अटका हुआ सारा का सारा स्टमक में चला जाए। तो आपके इसोफेगस में 2 टाइप के मसल्स काम करेंगे, एक काम करेगा स्केलेटल मसल और दूसरा स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल्स आपके वॉलेंट्री पे चलेगा। इसलिए देखिए, जीआई ट्रैक 2 कारणों से चलता है, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री का है जब खाते पीते हो, ये आपका वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री नहीं है। और आप जब यूरिन या आपका स्टूल पास करना है, किसी को लगता है अरे यार आ रहा है पर मैं बस में बैठा, अभी मेरे को 10 मिनट, मैं घर पहुंचूंगा तभी तो मैं 2 नंबर के लिए जाऊंगा, स्टूल पास मोशन करने के लिए जाऊंगा। मोशन तो अपने आवाज़ दे रहा है, दरवाजे पे आवाज़ दे रहा है, ठक ठक भैया मैं आ रहा हूँ। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हुआ है, लूज मोशन हुआ है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता, मगर बाकी तो आपके पास कंट्रोल है। तो इन्फेक्शन के कारण कंट्रोल नहीं कर पाता है, मगर बाकी आप 10-15 मिनट 20 मिनट तक कंट्रोल कर पाते हो और आपके स्टूल को रोक पाते हो। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है जीआई ट्रैक का वो वॉलेंट्री है, और एंड पार्ट जो एनस है वहाँ पर जो फिंगर एनल फिंगर है वो वॉलेंट्री है। आपको समझ में आ रहा है? बाकी मिडल पार्ट सारा का सारा इनवॉलेंट्री है, जो ब्रेन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। आगे चलते हैं। तो ये आपको ध्यान देना, वॉल ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन इज फॉर्म्ड बाय द स्मूथ मसल फाइबर। स्मूथ मसल फाइबर इज द स्टमक आर अरेंज इन 3 लेयर। अभी स्टमक में जो मसल है वो 3 पार्ट में क्या है, अरेंज किए हुए। तो इनर ऑब्लिक, ऑब्लिक समझ में आपको, आप ऑब्लिक ऐसे होते हैं तो ऑब्लिक स्टाइल में होते हैं। ये मिडल सर्कुलर और आउटर लॉन्जिट्यूडनल यानी कि लाइनिंग। अगर आप ये देखेंगे, यह चित्र बता रहा हूं मैं आपको, ये चित्र आप देखेंगे स्टमक का, सॉरी यहाँ नहीं मेरे पास, ठीक है। तो लाइनिंग आती है और उसका भी कार्य है, जैसे मिक्सर का कार्य करते हैं। यह है स्टमक, आप देख रहे हैं, यह है स्टमक। स्टमक का जो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसोफेगस है, ये कार्डियक रीजन है, ये फंडस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बॉडी है, ये पाइलोरस है, ये लेजर कर्वेचर है। अच्छा, ये कार्डियक रीजन यहाँ पर है आपका कार्डियक फिंगर, ये है ग्रेटर कर्व, यानी कि कर्व का मतलब ऐसे आया हुआ, ये बहावदार। अच्छा, ये है आपका स्टमक, और ये यहाँ से शुरू होता है पाइलोरिक फिंगर, और यहाँ से ये है आपका डियोडेनम। तो आपने ये पिक्चर में देखा है, तो ये स्टमक के अंदर ये 3 प्रकार के लेयरें हैं। अब इन 3 प्रकार के लेयरें में स्मूथ मसल फाइबर इज द इंटेस्टाइन आर अरेंज इन 2 लेयर। अब स्टमक में ऑब्लिक है, बात सुनिए, मगर आगे इंटेस्टाइन में भी ये लेयर है, मगर वहाँ पर ऑब्लिक लेयर नहीं है। तो क्या है, इनर सर्कुलर लेयर है और लॉन्जिट्यूडिनल लेयर है। अब आते हैं आपका, हम ध्यान देते हैं थोड़ा इसके ऊपर, ये हाँ, अभी ये आप देख रहे हैं, ये जो आपका पीला एक ब्लैक लाइन आ गई है, और पीले पीले बर्ड्स या डॉट या यहाँ एक मानो के एक बटन्स की तरह दिख रहा है आपको, ये है ऑर्बिच फ्लैक्सिस। क्या है, सॉरी, ये है मिसनर फ्लैक्सिस। और इस मसल्स के पीछे जो दूसरी काली रंग की लाइन है और उसमें काले बर्ड्स है, ये है ऑर्बिच फ्लैक्सिस।
हम आगे जाके देखते हैं इनका कार्य क्या है। तो ऑर्बिच फ्लेक्सिस, ऑर्बिच फ्लेक्सिस क्या है? तो ये सर्कुलर मसल, ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्बिच फ्लेक्सिस में मैसेज जाता है, कहाँ जाता है? यहाँ देखिएगा, इंटरनल एनल फिंगर्स, एक्सटर्नल एनल फिंगर्स इनफॉर्म्ड बाय स्केलेटल मसल फाइबर, जरा ध्यान दीजिएगा, ऑर्बिच नर्व फ्लेक्सिस is present in the between the circular and longitudinal muscle fiber. The smooth muscle fiber present in inner circular layer of the anal canal constitute internal anal sphincter. The external anal sphincter is formed by skeletal muscle fiber. अभी मैंने आपको बताया कि आपका एनल स्फिंक्टर है, उसके दो बाजू है। जो आउटर पार्ट है वो मस्कुलर है, जो आप कंट्रोल कर सकते हो, और थोड़ा अंदर का फिंक्टर है, एनल का इनर फिंक्टर है, वो स्मूथ मसल के अंदर है। मगर इनको भी कौन कंट्रोल करता है? ऑर्बिच फिंक्टर। अभी हम आगे चलते हैं, पेज डबल आया क्या नहीं? हाँ, अभी फोर्थ लेयर है इसका, आप देख रहे हैं, इसकी फोर्थ लेयर है, क्या है? आउटर मोस्ट लेयर, जो सिरोसा या सिरस मेम्ब्रेन, एंड इट फॉर्म्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मेसो एपिथेलियल सेल। देखो, ये सिरस मेम्ब्रेन है, कनेक्टिव टिश्यू, मगर इसमें कुछ एपिथेलियल सेल भी है। इट कवर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। द फाइबर्स लेयर इज outwise called fibrosa and is formed by connective tissue. It cover pharynx and esophagus. अब ये आपका ये जो पूरा का पूरा पाइपलाइन आप में कौन से मसल है और कौन से फाइबर है, कौन से टिश्यू कहाँ पर है, और कौन से फाइबर्स जो काम करते हैं वो देखेंगे। अभी हम देखेंगे यहाँ पर जो फ्लैक्सिस है, जो हमने दो फ्लैक्सिस देखे, ऑर्बिच फ्लैक्सिस और मिशनर फ्लैक्सिस, तो उनका कार्य क्या है और ये हमारे जीआई ट्रैक में क्या काम करते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे मत देखो, आपको जो टीवी पे दिखा रहा है उसमें। तो अभी ये आपको सर्वसाधारण ये 3 लेयर और उसमें भी अंदर लेयर है, ऐसा पूरा का पूरा ये जीआई ट्रैक मालूम पड़ा आपको? अभी ये जीआई ट्रैक मालूम पड़ा, अभी इसमें से फूट जाएगा। अब वो कैसा एक्शन करेगा, कौन सा मसल्स पे क्या एक्शन होगा, वो हम देखते हैं। तो अभी हम छोटी सी पार्ट देखते हैं, तो उसको बोलते हैं, 2 चीज़ें आती है इसमें। एक आता है इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई और एक आता है एंटरिक्स नर्व सप्लाई। एक अंदर और एक बाहर जो नर्व सप्लाई आते हैं उसके बारे में हम सोचेंगे। एक ऑर्बिच फ्लेक्सिस है और एक मिशनर फ्लेक्सिस है। तो ऑर्बिच फ्लेक्सिस का हम फंक्शन देखेंगे, बात सुनिएगा। ऑर्बिच फ्लेक्सिस को दूसरा नाम है मैंट्रिक नर्व सबफ्लेक्सिस भी कहते हैं, मगर हम ऑर्बिच फ्लेक्सिस कहेंगे। ये उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये फ्लेक्सिस ढूंढ के निकाली। अभी हम आगे चलते हुए देखते हैं फंक्शंस ऑफ ऑर्बिच फ्लेक्सिस। अब इसका फंक्शंस क्या है, जीआई ट्रैक्ट में ऑर्बिच फ्लेक्सिस का फंक्शन क्या है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी फ्लेक्सिस पे डॉक्टर लाजपत राय मेहरा, हमारे परम गुरु जी ने 15 मेडुला नाम का एक केमिकल का जो न्यूरो ट्रांसमीटर के लिए ट्रीटमेंट बनाया। जो 15 मेडुला ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट है, देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट ये यहाँ पर है। किसी शरीर के, अगर आप मेरे को ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, मेरे ज्ञान अनुसार मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो मुझे प्राप्त हुआ गुरु जी से। शरीर में अगर आपके पास
आप देखोगे किडनी, तो किडनी के आउटर पार्ट को हम बोलेंगे कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को बोलेंगे मेडुला। ठीक है, उसी तरह ब्रेन के आउटर पार्ट को और इनर पार्ट को व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर कहा गया है, पर किसी ग्लैंड के पार्ट को, किसी ऑर्गन के पार्ट को, अच्छा आइसलैंड ऑफ लैंगरेंस, उसको आइसलैंड ऑफ लैंगरेंस ही कहता है, उसको मेडुला पार्ट नहीं कहते। यदि किसी किसी ऑर्गन में ऐसा कहा जाता है, मगर किसी हाथ में पैर में कोई मेडुला नहीं कहा जाता। समझिए, यहां पे मेडुला से हम मेडुला ये शब्द को पहला समझिए। ऑब्लंगेटा मेडुला, वहां से जो सारी नर्व्स आई है बेसल गैंग्लिया के बाद, यहाँ पर स्पॉन है, स्पॉन के नीचे यहाँ पर इस एरिया में है। यहाँ पर राफ नाम का भी है, जो हम 6 मेडुला देके बॉडी को पेन किलर बनाते हैं। यही से हम, क्योंकि यहाँ से क्रॉस कनेक्शन शुरू हुआ है, आगे हम सिखाएंगे आपको जो इसको कैसे तरह से प्लेक्सस आते हैं, वो भी पिक्चर दिखाया जाएगा आपको। हाँ? अभी ये देख लिया, मैं शायद वो आपको बताना चाहता हूँ। ये थोड़ा बाद में देखेंगे, पर पहला ये छोटा सा पार्ट देखेंगे स्टमक के द्वारा, जो हमें स्टमक के लिए प्रति देखना है। हाँ, ये देखिए मेडुला ऑब्लंगेटा, ये कहाँ पर है? यह स्पॉन जो है हमारे यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको स्पॉन, ये एरिया, ये स्पॉन देखो, यहाँ पर वो अंदर की ओर मेडुला ऑब्लंगेटा है। अब ये यहाँ पर एक उसको कहा जाता है डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व्स। ध्यान दीजिएगा, वेगस नर्व्स। अब यहाँ से वेगस 10 नर्व्स आई हुई है, जो क्रेनियल 10 नर्व है, इसको ऑपरेट करते हैं। अब यही वेगस 10 विसरा ऑर्गन को, विसरा ऑर्गन मतलब जो भी एब्डोमेन कैविटी में है और आपके थोरेसिक कैविटी, यानी कि ट्रंक, यहाँ से हाथ पांव छोड़ के जो है, उन सभी को स्टिमुलेट करने के लिए यहाँ से ऑर्डर आती है मेडुला ऑब्लंगेटा, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व। अब देखिए सेंसरी फाइबर, वहाँ लिखा है सेंसरी फाइबर्स, क्या लिखा है? सेंसरी फाइबर ऑफ वेगस नर्व। अब ये सेंसरी नर्व स्टमक के किस एरिया से वो ले जा रही है? क्या लेके जा रही है? सेंसर। सेंसर किस बात का ले जा रही है? कि उसके लुमेन में, होलो प्लेस में क्या पड़ा है, और वहां से मोटर फाइबर्स ऑफ वेगस नर्व, देखो वेगस नर्व के एक मोटर एरिया, मोटर फाइबर का भी ये पार्ट है जो उसको कार्य करने के लिए कहेगा, और जो सेंसरी फाइबर ऑफ वेगस नर्व है, ये यहाँ का मैसेज ले जाके ब्रेन में देगा कि भैया अब कुछ प्रोटीन खाने आए हैं, प्रोटीन खा के शरीर में, स्टमक में आ चुके हैं, उसके लिए काम करना है। अब उसके लिए ये जो मोटर फाइबर ऑफ वेगस नर्व है, ये यहाँ स्टिमुलेट होगी, और हमारे उस लेयरों में जो गैस्ट्रिन बनाना है, एसिटाइल कोलाइन आएगा जो गैस्ट्रिन को उकसाएगा, HCl बनेगा, पैराइटल सेल को उकसाएगा, चीफ सेल्स को उकसाएगा, जी सेल को उकसाएगा, और ये उकसाने के लिए फ्लक्सेस आएंगे, ये ऑर्बिच फ्लैक्सेस आएंगे, ध्यान दो, मिल्सनर फ्लैक्सेस आएंगे। पर ये कौन से? वेगस 10 नर्व्स, जो हम मेडुला नाम की ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें 10 मेडुला देते हैं। और डॉक्टर लाजपत राय मेहरा ने बताया हुआ है, हमारे परम पूजनीय गुरुजी ने, ऑलमोस्ट जिनका डाइजेशन पुअर है, उनके लिए सबसे पहला गैस्ट्रिन बनना जरूरी है।
बिना गैस्ट्रीन आपका हाइड्रोजन कंसंट्रेशन यानी कि पीएच लो नहीं आएगा। जब तक पीएच लो नहीं आएगा स्टमक में, जब तक पीएच लो नहीं आएगा 1.8 तक, तब तक पेप्सिनोजिन एक्टिवेट नहीं होंगे। और जैसे ही पेप्सिनोजिन से एक्टिवेट होंगे, ध्यान दीजिए, और वो कन्वर्ट होंगे पैप्सिन में, और जैसे ही पैप्सिन में कन्वर्ट हो गया प्रोटीन डाइजेस्ट होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रोटीन फेरेसिस करके एक रिसर्च बताया था। एक कुत्ते पे वो रिसर्च किया गया था। कुत्ते को 8 दिन तक, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन एक भी खाने नहीं दिया था, तो कुत्ता अधमरा गिरा, ऐसा बड़ा मुश्किल में अपनी सांसें ले रहा था, लगभग खाली बस सांसें लेने तक जिंदा था, बड़ा वीक हो गया था 8 दिन तक, मगर वो मरा नहीं था, जिंदा था। मगर 8 दिन बाद जब प्रोटीन फिर से खाना देना शुरू कर दिया, ध्यान दीजिए मेरे को पूरी तरह से, जैसे खाने देना शुरू कर दिया, कुत्ता फिर 8 दिन में रिकवर हो गया। अच्छा, उसको कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ लैक ऑफ प्रोटीन्स के कारण वो मरने के कगार में आ पहुंचा था, मौत के दरवाजे तक पहुंच गया था। अब दूसरा उसी कुत्ते को दूसरी बार रिसर्च के लिए उसको ऑपरेट करके उसका लीवर काट के निकाल लिया था। क्या निकाल लिया था? लीवर। इसको बोलते हैं कभी मैं ब्लॉक होता, अभी बोल के गया, तो फेरेसिस करके उसका है, प्रोटीन फेरेसिस, मैं बोलूँगा अगले इसमें होता। तो उसके बाद में अब लीवर निकाल दिया है और उसको प्रोटीन खाने दे रहे हैं, खा रहे प्रोटीन, खा रहे प्रोटीन। वो 8, 9, 10 दिन जिंदा रहा, मर गया। उसको पहले 8 दिन प्रोटीन खाने नहीं दिया था, लीवर होने के कारण वो जिंदा था, ध्यान दीजिएगा। फिर प्रोटीन खाने दिया, उसमें ताज़ा तवाना, फिर से पहलवान बन गया। मगर जब लीवर निकाल के 8 दिन उसको प्रोटीन खाने नहीं दिया, वो 10वें दिन मर गया। तो आपको प्रोटीन खाना भी उतना जरूरी है, उतना ही जरूरी आपका लीवर फंक्शन होना जरूरी है। समझ में आया? तो लीवर फंक्शन के लिए गुरुजी हमारे ट्रीटमेंट देते हैं 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट। ये याद रखिएगा। कभी कभी बच्चों में एक बीमारी आती है, उस बीमारी को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर, और उसका प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है। क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो प्रोटीन ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि कच्चे चीज को बॉडी ऑब्जॉर्ब नहीं करेगी। देखिए, कभी कभी किसी को खाना खाने के बाद 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद अगर दोपहर में किसी ने मटर खाई है और दूसरे दिन सुबह मानो 18 घंटे बाद वो स्टूल पास कर रहा है, तो उसमें साबुत मटर आना, इसका मतलब यूडीएफ आना, अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन बॉडी। अब हम इस पेशेंट को कभी कभी पूछ भी लेते हैं न्यूरोथेरेपी में। पेशेंट बोलता है, यार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मैंने कभी मेरा स्टूल को झुक के देखा नहीं है। कई लोगों को थोड़ी शर्म आती है, बोलते यार कैसा वो मैं कमोड में मुंह डाल के देखूं कि फूड अनडाइजेस्टेड है। तो फिर उसका जो स्टूल है उसको टेस्ट किया जाता है, तो स्टूल टेस्ट में दिया जाता है, तो उसमें अनडाइजेस्टेड फूड मिलता है। यानी कि ध्यान दीजिए क्या मिलता है? टमाटर का छिलका, भिंडी खाई तो उसके बीज, टमाटर के बीज, टमाटर का छिलका, या गाजर का टुकड़ा, या अक्खा मटर का पीस। तो ये बहुत पुअर डाइजेशन हो गया। सिर्फ डाइजेशन ही नहीं, आपका इम्यून सिस्टम वहां का वो भी पुअर हो गया, तो आपके जीआई ट्रैक्ट में इंफेक्शन होगा ही होगा। क्योंकि आपके फूड के साथ क्या जा रहा है? आपके फूड के साथ क्या जा रहा है? तो आपके फूड के साथ जा रहा है बैक्टीरिया, फंगस,
और वायरस, बहुत सारी चीज़ें जा रही, पैथोजेंस। और हमारे घर की महिलाओं को एक आदत होती है कि वो बचा हुआ खाना फेंकता नहीं है, 2-2, 3-3, 4 दिन बाद भी उसको खा लेते हैं। तो डेफिनेटली उसमें आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगस होने की संभावना है। तो आप ये सोचिए, इसके लिए डॉक्टर जी, हमारे डॉक्टर लाजपत राय मेहरा, इन्होंने यूडीएफ ट्रीटमेंट बनाई हुई है। इसे 100% रिजल्ट मिलेगा। वो 4-5 टाइप की है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो आपको आगे सिखाएंगे जब वो पार्ट आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में पैथोलॉजी का या फिजिकल पैथोलॉजी में। मगर अभी हम देखते हैं इसकी एनाटॉमी। तो इस द्वारा ये आपके प्लक्सिस का काम होता है। तो मेडुला ना इधर है ना इधर है, मेडुला इधर से, और हम 30 मेडुला नाम दिया है ताकि मेडुला ऑब्लंगेटा पार्ट में से वो क्रॉस होता है, हम वहीं पे उसको स्टिमुलेट करते हैं। क्योंकि कोई भी ब्रेन में कान के द्वारा या ऐसा कोई उंगली डाल के नहीं कर सकता। तो गुरु जी की सोच और गुरु जी के ये ट्रीटमेंट है मेडुला। जैसे 6 मेडुला है, 1 मेडुला है, 2 मेडुला है, 6 मेडुला है, 10 मेडुला है, 5 मेडुला है, 9 मेडुला है। ये जो क्रैनियल नर्व का जो बंच है, जो 12th यानी कि 12 क्रैनियल नर्व है हमारे ब्रेन से निकलती है, जो या मेडुला ऑब्लंगेटा से पास होती है, और उस डोर्सल एरिया से न्यूक्लियस, वहां पर कहा जाता है डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व। क्या कहा जाता है? हाँ, एरिया का नाम क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा, और उसमें क्या है? न्यूक्लियस है वेगस नर्व्स के, और वहाँ स्टिमुलेट होता है। और वो फाइबर्स जो आते हैं सेंसरी नर्व्स के, वो स्टमक से सेंस ले जाते हैं, इम्पल्सेस ले जाते हैं कि समथिंग इज देयर, वो वही जानते हैं। और फिर मोटर फाइबर से, वेगस नर्व के मोटर फाइबर से इम्पल्सेस आते हैं कि यहाँ पर 3 लेयर है, मैंने बताई आपको। एक मसल्स की है जो ऑब्लिक है, तो ऑब्लिक की तरह वो अपना काम करेगी। फूड के अंदर आया है तो वो पूरा घुसल खाना है ऐसे हिलाने का, या जो मिक्सर का काम करते हैं वो श्रिंक होना, ये करना। उसके साथ साथ आगे ये प्लेक्सेस स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एक्चुअली स्टिमुलेट ही करते हैं कि वहाँ पर HCl बने, इसलिए वो इम्पल्सेस लाते हैं, और गैस्ट्रिन बने। जहाँ वहाँ जितनी चीज़ें जरूरी है उस सारे हार्मोन एंजाइम्स बनने के लिए वो स्टिमुलेशन आता है। गॉट इट? आगे चलते। तो ये है। तो भैया आप यहाँ हाथ में मेडुला दोगे तो पेट का डाइजेशन नहीं होना है, ठीक है? मेडुला को आप यहाँ, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने कहा है यहाँ से ही हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो मेडुला को स्टिमुलेट नहीं करते, हम वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, क्रैनियल नर्व 12 पेयर है उनको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है? तो मैं अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज वहाँ पर देने से मेडुला का कार्य नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर कोई ऑर्गन नहीं है, वहाँ एक ऑर्गन है जिसको बोलते हैं हार्ट, आर्म, जो उसका कार्य है क्या? कोई चीज़ों को यहाँ से वहाँ ले जाना, वही हो सकता है। वो वहाँ के स्केलेटल मसल को स्टिमुलेट करेगा। मगर यहाँ पर भी ऑर्डर तो आएगा, ब्रेन से ही ऑर्डर आएगा। जो अगर MND में बात सुनिएगा, उसको क्या बोलते हैं? उस डिजीज का नाम क्या? MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज। यानी कि मोटर के जो ऑर्डर आते हैं मोटर फाइबर्स के, वो आना बंद हो गया तो ये उंगलियां हिलना या मसल्स का काम करना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। हम अभी जो एक्टिव कर रहे हैं वो काम नहीं होगा, ठीक है? आगे चलते। तो ये है आपका ऑर्बिट प्लेक्सस। हम थोड़ा ऑर्बिट प्लेक्सस और जो सिंपल जो है वो थोड़े ध्यान देंगे, और यहाँ पे हम रुकेंगे और थोड़ा 10 मिनट हमारा क्लास चलेगा। मेजर फंक्शन क्या है ऑर्बिट प्लेक्सस के? देखो, रेगुलेट टू मूवमेंट ऑफ द GI ट्रैक्ट। जो GI ट्रैक्ट का पेरिस्टालसिस है, यानी कि देखो GI ट्रैक्ट, some nerve fibers of this plexus
accelerated to movement of secreting the excitatory, ध्यान देना, neurotransmitter substances like acetylcholine, serotonin and substance P. अभी याद रखिए, मैंने आपको एक साइन दी थी, एक डायग्नोस लाइन दी थी लास्ट क्लास में. क्या कहा था कि किसी को पूछना कि भाई आपने देखा है क्या कि आपके कमोड में या स्टूल में, आपका जब स्टूल आता है मोशन के द्वारा, उस स्टूल में क्या आपका अनडाइजेस्टेड फूड है. कई शर्माते ना बोल देते, यार मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं. वो सच तो बोल रहे हैं, वो सच तो बोल रहे हैं, कोई देखते तो नहीं बैठता और उनको शर्म भी आती है. अरे यार, फिर हम आप अगर बोलोगे उनको कि कल देख के आना तो कैसा लगेगा थोड़ा सा. तो हम थोड़ा एक अच्छी वे से जाएंगे. तो अच्छी वे से जाएंगे तब हम पूछेंगे आपके खाना खाने के हाथ धोने के बाद, कोई हाथ धोता है या नहीं धोता है, यानी कि खाना खाने का खत्म हुआ. मान लो 2 बजे आपने खाना फिनिश किया. अब 2:20 और 2:40, यानी कि 2:20 से 2:40, इस 20 मिनट के अंदर, इन बिटवीन इस 20 मिनट में क्या आपको एक झपकी आती है, आपको टाइटनेस महसूस होता है, थकान नहीं, टाइटनेस महसूस होती है, स्टीफनेस होती है कि बॉडी हेवी हो रही है, अब उठा नहीं पा रहे हैं, आपको एक नींद आ जाती है जिसे हम पावर नैप बोलते हैं. हमेशा जिनको अनडाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव फंक्शन में इनडाइजेशन, ये जब एबनॉर्मलिटीज आती है तो इस 20 मिनट में सेरोटोनिन बनता है, इसी फ्लेक्सस में ये एक्टिवेट हो जाता है और वो व्यक्ति खाना खाने के बाद थोड़ा नींद में आ जाता है, सो जाता है. आती ही नींद है, सवाल ही नहीं आता है. हाँ, वो अगर काम पे है तो स्ट्रांगली वो बैठेगा, अरे 4 से बात करेगा, कॉफ़ी पिएगा, तो उसका खाना डाइजेस्ट होना ही नहीं है, क्योंकि उसने खाने का सिस्टम स्टॉप ही नहीं किया है. वो यहाँ वहाँ करते ही रहेगा. मगर खाना खाने के बाद अगर आपने खाना ही नहीं, स्टॉप ही किया 100% और अनडाइजेस्टेड फूड आपके फूड में प्रेजेंट है, तो आएगा. तो क्या बताता है, नहीं मैं जब छुट्टी होती है, संडे विंडे घर में होता हूँ तो नींद आती है, मैं 1 आध घंटा सो लेता हूँ, कभी कभी आधा घंटा सो लेता हूँ. समझ जाना उसको इनडाइजेस्टेड फूड उनके स्टूल में है. अब दूसरा साइन है, उनकी टंग जो है उसके ऊपर सफ़ेद लेयर दिखेगी, तो हम बोलते हैं उसको वाइट टंग. अगर वाइट टंग है, वाइट कोटिंग है टंग के ऊपर और कलर वाइट दिख रहा है, तो वो है उसका अनडाइजेस्टेड फूड आना, या उसका डाइजेशन बहुत पुअर है, ये याद रखिए. मगर ये कोई बीमारी नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं. अनडाइजेस्टेड फूड मीन्स undigested food present in stool, it's not a disease, but one indicator body giving you, एक शरीर आपको इंडिकेट दे रहा है कि मैं कहीं पे कम गिर रही हूँ, मैं आपका डाइजेशन 100% नहीं कर रही हूँ. फूड पे प्रोसीजर जो है, जो डाइजेशन के दौरान वो प्रोसेस पूरी तरह से नहीं हो रहा है. ये याद रखिएगा. ये 2 व्यक्तियों को होने की संभावना है जो बिना चबाए खाता है और खाने के लिए बहुत कुछ खाता है. हमारी स्टमक की कैपेसिटी, जब स्टमक में कुछ भी नहीं है तो वो थोड़ा सा छोटा होगा. होलो प्लेस की कैविटी जो है वो 50 ml की होगी उसका डायमीटर, और जब आप बराबर से खाना खाओगे तो वो 1500 ml यानी कि 1.5 लीटर की कैपेसिटी होगी. अब वो 1.5 लीटर में आपका सॉलिड फूड आया, लिक्विड फूड आया, आपने वाटर लिया पिया है तो वाटर भी आया. ये याद रखिएगा.
उसकी वैसी तो एक्सपांड होके स्टमक की कैपेसिटी है 4 लीटर की, पर इतना खाने के बाद आप सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, और जो हार्ट पेशेंट है उसको हार्ट अटैक आएगा, गैस ट्रबल होगी। तो इसलिए डाइजेशन अच्छा होने के लिए सबसे पहला है आप मर्यादा में खाना खाओ, खाने का एक नियम बनाओ, और ये सबसे बड़ा नियम है बिना भूख लगे खाना नहीं खाना है, चाहे खाने का टाइम चला जाए चलेगा। अगर आपको महसूस हो रहा है मुझे खाने की इच्छा हो रही है, मुझे भूख लगी है, तो खाना खाओ। अभी उसमें भी रिफ्लेक्सेस है, कंडीशन रिफ्लेक्स, अनकंडीशन रिफ्लेक्स। आप जब फास्ट रखते हो, एक अनकंडीशन रिफ्लेक्स बताता हूँ। कंडीशन रिफ्लेक्स क्या है? जब मुंह में खाना जाता है तो इसको बोलते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स। पेट में फूड गया, बोलस गया, अब वो कायमा बनेगा, कायम बनेगा, तो वो कंडीशन रिफ्लेक्स है। मगर अब अनकंडीशन रिफ्लेक्स, आपने खाया ही नहीं है, आपकी फास्टिंग है, और फास्टिंग वाला दिन में 50 बार बोलता है मेरा आज उपवास है, चाहे दूसरे को बोले ना बोले, अपने आप को जरूर बोलता है मेरा आज फास्ट है बाबा, आज मेरी एकादशी है, आज मेरा रोजा है, आज मैं फास्टिंग में हूं। मगर जब वो रोड से जाता है और गरम गरम भजिया तली जाती है, वो रोड से रोज जाता है, कभी कभार उसकी सुगंध आती है पर उसको भूख नहीं लगती। पर जो वो फास्टिंग में है तो उसको सबसे पहली वो स्मेल आएगी, भजियों की सुगंध आएगी, और उसको भूख लगेगी, उसको पेट में गड़बड़, बोलता है अरे यार आज ही के दिन इसने इतना अच्छा बनाना था। वो रोज वही भजिया बनाता है, रोज बनाने वाला एक ही है, उसका इंग्रेडिएंट्स एक ही है, पर आज आपको अनकंडीशन रिफ्लेक्स आ गए क्योंकि आपने खाना नहीं खाया। आप ब्रेन से खुद को एक वाइब्रेट कर रहे हो कि मुझे खाना नहीं खाना है, मगर ब्रेन और आपकी शरीर उस स्मेल को, जो स्मेल आ रही है, जो सुगंध आ रही है, जो आपके नाक के द्वारा चली गई है ब्रेन में, वो आपका पाचक द्रव यानी कि पेट का और मुंह का सलाइवा बनाना शुरू करेगा। इसको बोलते हैं अनकंडीशन रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं? अनकंडीशन रिफ्लेक्स। ये ऐसी बातें तो आपके साथ भी हुई होगी। और कंडीशन रिफ्लेक्स क्या है? आप जब खाओगे, आप देखो मुंह में कुछ स्वीट रखो, सलाइवा खुद ही आ जाता है, पर वो स्वीट फास्टिंग है, पर सलाइवा नहीं आएगा। मगर वो पसंदीदा भजिया आपकी तली और वो सुगंध आ गया, आपके मुंह में सलाइवा आ गया, तो उसको बोलते हैं अनकंडीशन। और मुंह में इंटर फूड इंजेक्शन करने के बाद होता है वो कंडीशन होता है। ठीक है, तो अनकंडीशन और कंडीशन रिफ्लेक्सेस हमारे शरीर में चलते हैं। अब ये दूसरी बात है, ध्यान दीजिए कि जब नव का एंडिंग या नव कटी जाए तो सलाइवा एक्सेस भी आता है, या नव डैमेज होने के बाद सलाइवा ड्राई भी होता है। ये हम आगे सीखेंगे। आज तक के लिए फिर भी हम थोड़ा आगे जाते हैं। तो ऑर्बिट फ्लेक्सेस ऑर्बिट फ्लेक्सेस क्या है? तो उसमें क्या एक्सेलरेटेड होता है ये फ्लेक्सेस के कारण? आपका एसिटाइल कोलाइन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस के अंतर्गत, जैसे कि HCl बनने के लिए एसिटाइल कोलाइन, गैस्ट्रिन और हिस्टामाइन ये फैक्टर है। ये खुद काम नहीं करते, ये माहौल बनाते हैं। आपको समझ में आया? क्योंकि HCl और पेप्सिन बनना, बात सुनो, ये एसिड मीडियम है। एसिड मीडियम मतलब वहाँ का जो द्रव है वो pH ऑफ 7 नॉर्मल है, उससे कम होना यानी कि एसिडिक होना। तो इसके लिए जो 15 मेडुला हम न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट देते हैं, तो एसिटाइल कोलाइन को स्टिमुलेट करते हैं, और उसके द्वारा हम उसको, एक मिनट, इसके द्वारा हम
HCl प्रोड्यूस करते हैं। HCl प्रोड्यूस करते हैं और ये HCl ही आपका पेप्सिन के लिए स्टिमुलेट होने के लिए कार्य करता है और उसको बनाने के लिए ये आवश्यक है। मगर HCl इस तरह से नहीं बनता। HCl बनने के लिए एक शरीर में अलग से प्रोसीजर है, अलग से प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को कहा जाता, आप देखेंगे वो पैराइटल सेल में बनेंगे। अगले क्लास में हम HCl कैसा बनता है थोड़ा एक आइडिया देता हूँ। जो HCl बनने के लिए हमें क्लोराइड की आवश्यकता है। क्लोराइड है वो सोडियम के साथ में हमारे ब्लड के द्वारा हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तक पहुंचता है, उसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। जब किसी भी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। अब ऑक्सीजन के द्वारा जैसे ही ग्लूकोज को हम बर्न करेंगे तो उसका एंड प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान दीजिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाएगा, वहीं पे रहेगा ना सेल में, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये कंपोजिशन है, यानी कि हमें सेफ्टी के लिए ये प्रोसीजर हमारे शरीर में होता रहता है, बाउंड किए जाते हैं और उसको कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स, ये भी एक फैक्टर हो गया उधर। इसके बिना ये बाई कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा। अब ये हो गया कार्बोनिक एसिड। अच्छा, कार्बोनिक एसिड में क्या आ गया? दो आइटम हाइड्रोजन के H2, एक आइटम कार्बन का और ऑक्सीजन का 3 आइटम। अब ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का 2, ऑक्सीजन के 2 आइटम है। वाटर का H2O, तो H2 आ ही गया। कार्बन तो एक ही है, तो एक कार्बन, ऑक्सीजन के 3, तो इसको बोलेंगे कार्बोनिक एसिड। अच्छा, आपको पता है कार्बोनिक एसिड तुलसी के पत्तों में होते हैं और ये इनामेल को खत्म करते हैं। अगर आप तुलसी के पत्ते चबाए तो ये सफेद रंग का ऊपर का सिक्योर जो प्लाक बैक्टीरिया के कारण भी डैमेज होता है और कार्बनिक एसिड के कारण भी डैमेज होता है। समझ में आया? तो ये कार्बनिक एसिड फिर डिवाइड होता है, ब्रेक डाउन होता है, कैटालाइज किया जाता है उसको, इसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। वो क्या बनेगा? बाइकार्बोनेट बनेगा। बाइकार्बोनेट मतलब HCO3। अभी कार्बोनिक एसिड क्या है? H2CO3। अब इसमें से क्या किया? एक हाइड्रोजन आइटम अलग हो गया और क्या बना? HCO3। इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। अगर बाइकार्बोनेट नहीं बना तो आपका जीआई ट्रैक्ट जल के खत्म हो जाएगा। ना जाने कितने छाले होंगे आपके पेट में, जिसको हम अल्सर बोलते हैं। स्टमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, डिओडेनम अल्सर। अगर बाइकार्बोनेट नहीं बना तो ये याद रखेगा, ये बाइकार्बोनेट हमारे यही म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लेयर है, गैस्ट्रिन ग्लैंड है, इसमें HCl भी बनेगा, बाइकार्बोनेट भी बनेगा, सिक्योरिटी भी बनेगी, फंक्शन भी बनेगा। इस तरह से बनता है जो पैराइटल सेल में कैनालकुली। अब यहाँ ब्लड से आया हुआ सोडियम क्लोराइड है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में उस टिश्यू में आएगा, यानी कि म्यूकस में अंदर की लेयर में आएगा और वहाँ पर यहाँ से क्लोराइड को कौन ले लेगा? पैराइटल सेल। और वहाँ से जो H लिया, हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एक आइटम लिया,
किससे? कार्बोनिक एसिड में से। अब कार्बोनिक एसिड में से दो चीज़ें मिली, एक बाइकार्बोनेट और एक मिला हाइड्रोजनाइड। सोडियम क्लोराइड में से सिर्फ क्लोराइड लिया, सोडियम तो उधर ही पड़ा है फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या ब्लड में, मगर ये क्लोराइड Cl और H ये दोनों मिलके HCl जो पैराइटल सेल का कैनिलिकुला है वहाँ बनेगा, और वो कहाँ डाइजेशन के लिए छोड़ेगा HCl? हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है उसी में HCl आएगा और वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब दूसरी पार्ट रह गया, अब बाइकार्बोनेट बाहर आएगा तो वो क्या बनेगा? जो बचा हुआ सोडियम है उससे बाउंड होगा और सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, तो आपकी एसिडिटी कम होगी। ये आगे का जो चैप्टर है वो टोटल एडवांस मई महीना में MD क्लासेस होता है, मई महीना में MD क्लासेस होता है, उसमें वो सिखाया जाता है कि आप सोडियम बाइकार्बोनेट बनाओ हमेशा के लिए एसिडिटी से छुटकारा। धन्यवाद। जय गुरुजी, जय न्यूरोथेरेपी, जय हिंद। आप सबका धन्यवाद।